नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर अजीत कुमार पाठक जी। ये केवल अधिवक्ता ही नहीं, साथ साथ अपनी राष्ट्रभाषा के लिए लगातार संघर्ष करने वाले शख्स हैं। ये हिंदी को कैसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। पटना हाई कोर्ट के साथ साथ आप इनकम टैक्स में भी प्रैक्टिस में हैं, टैक्सेशन का भी काम आप देखते हैं। तो सर, आज हमारे दर्शकों को थोड़ी सी अर्थशास्त्र का ज्ञान दे दें। अभी कुछ साल पहले इकोनॉमिक क्राइसिस से वेनेजुला गुजरा, उसके बाद सेम कंडीशन हमारे पड़ोसी श्रीलंका का हुआ और लगभग भारत भी उसके नक्शे कदम पे चलते हुए पीछे पीछे चला जा रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूं कि आपने एक ज्वलंत मुद्दे पर हमसे बात करने की हमारी बात हमसे बात कर रहे हैं आप सबसे पहले हम लोग ये जानें कि हम लोगों की इकोनॉमी चलती कैसे है। हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कोई भी देश एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो करता है उसके इसकी इकोनॉमी उससे नापी जाती है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे, यानी जितना विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ आएगा और जितना विदेशी मुद्रा कम खर्च करेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी रहेगी। हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बना सकता, जैसे पेट्रोलियम हमारे यहाँ नहीं पैदा होती। इसको पेट्रोलियम को हमको खर्च करने के लिए विदेशी पैसे का खर्च करना पड़ता है। आज इकोनॉमी की वेनेजुला की स्थिति आपने बताई, श्रीलंका की आपने स्थिति बताई, उसी नक्शे कदम पर नेपाल भी है। और इस सब के जड़ में हमारा सबसे बड़ा पड़ोस, हमसे सबसे नज़दीक का पड़ोसी चीन है। उसकी विस्तारवादी नीति के कारण वो पूरे दुनिया में अपने लोन का जाल फैलाता है। पहले तो वो बड़ी बड़ी मीठी बातें देके किसी को भी फंसाता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद अभी हमें एक लेख पढ़ने मिला, करीब 42 गांव पर अभी उसने, नेपाल के 42 गांव पर उसने अधिकार कर लिया है, जहां वो पूरे तौर पर उसके शासन में है। श्रीलंका की भी स्थिति यही हुई। श्रीलंका का पूरा बंदरगाह जो है चीन के अंदर आ गया। वही स्थिति अब धीरे धीरे पाकिस्तान की होने जा रही है। जहां जहां चीन ने कदम रखा, उसकी विस्तारवादी नीति के कारण पूरे एशिया को उसका सपना है कि पूरे एशिया में सिर्फ एक देश रहे, वो चाइना रहे। खैर, भारत, हमारी जानकारी में भारत अभी इस मामले पर अलर्ट है, लेकिन अगर जानकारी आपकी है कि 85% हम लोगों ने लोन अपने जीडीपी का लिया है, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मेरी जानकारी इस मामले पर अभी नहीं है, लेकिन कोई भी देश जिसका रुपये की कीमत, जिसके वहाँ के देश के मुद्रा की कीमत जब घटने लगे, समझिए कुछ न कुछ देश में आर्थिक संकट होने जा रहा है। भारत के रुपयों की स्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही है।
आज़ादी के पहले हमारे 1 रुपये डॉलर की कीमत और रुपये की कीमत में बराबर का संबंध था, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि हम लोग दिनों दिन हम लोगों के रुपये की कीमत घटती गई। एक लेख हमने पढ़ा था, उसमें एक रुपया कुछ दिन पहले तक यानी कांग्रेसी शासनकाल में मुद्रा को हम लोग नहीं छापते थे अपने देश में। इतनी बड़े बड़े संयंत्र हमारे पास थे, लेकिन हम लोग अपने यहाँ मुद्रा नहीं छापते थे। लॉर्ड डॉरेस एक अमेरिकन कंपनी थी, वो हमारे यहाँ की मुद्रा छापती थी। मैंने इस पर पहल की थी, मैंने रिजर्व बैंक से आरटीआई में प्रश्न भी किया था। लॉर्ड डॉरेस के यहाँ 22 देशों की मुद्रा वो लॉर्ड डॉरेस छापती थी, और लॉर्ड डॉरेस का काम मुद्रा छापने का ही ठेका लिया जाता था। बाद के वर्षों में जब सरकार को इस बात की नज़र आई तो सरकार ने फिर अपने यहाँ सारा कुछ काम करना शुरू किया। तो मुद्रा का अवमूल्यन जब होने लगे तो समझिए देश में आर्थिक संकट आने वाला है, और हमारा खतरे की घंटी तो है कि अवमूल्यन हमारे मुद्रा का हो रहा है। वो आज भी विश्व में डॉलर ही है जो सूचकांक बताता है मुद्रा का, और डॉलर से हम 74 रुपये पर पहुंच गए हैं। 74 रुपये, हमारे $1 की कीमत 74 रुपये हो गई है हमारी जानकारी में। तो ये तो बहुत है, तो खतरे की घंटी। अब पता नहीं कि अब सरकार इस पर क्या सोच रही है। सर, जिस देश में देश की जनता को मुफ्त खोरी का आदत लगा दिया गया हो, वो देश कैसे प्रगति कर सकता है? यहाँ तो सब कुछ फ्री में मिलने की चीज़ें हो गई। खासकर जब से ये सरकार बनी है, इन्होंने मुफ्तखोरी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी चुनावी व्यवस्था जो है ये इतनी ख़त्म है, चुनावी व्यवस्था। हम लोग हर को चाहते हैं कि अब मतदाता को हम घूस देते हैं कि 500 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, हम आपको 2 रुपये किलो गेहूं देंगे। लेकिन सरकार ने ये कभी नहीं सोचा कि जिसके पैसे से, जो टैक्स पेयर्स के पैसे से हम जितना काम कर रहे हैं, उसके लिए कभी इसने नहीं सोचा। टैक्स पेयर्स को आज तक कोई इस देश में सुविधा नहीं मिलती। और अब आपके पास ये बताइए कि आपके पास 5 रुपया हो, आप 10 रुपये की बात करेंगे तो 5 रुपये तो आपको लोन लेना पड़ेगा ना। ये स्थिति जब तक बनी रहेगी इस देश में, ये शासन व्यवस्था, ये चुनावी व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी, इस देश में इसी तरह लोग झूठा आश्वासन देंगे और लोग ठगाते रहेंगे, फिर इसी तरह की स्थिति रहेगी। ये आगे चल के बहुत बुरी स्थिति देश की होने वाली है। अगर ये व्यवस्था इस तरह बहुत दिन रह गई तो इस देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। भारत में जो 543 लोग हर 5 साल में जीत के जाते हैं, उन सब के ऊपर जो आर्थिक बोझ देश का पड़ता है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के रूप में, उन पे किए गए कोई भी उनके द्वारा कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन उनके ऊपर टैक्स पेयर का पैसा तो लगता है, पेंशन के रूप में, वेतन के रूप में, सुविधाओं के रूप में। ये कहाँ तक उचित है इस देश के लिए? बिल्कुल उचित नहीं है। आप बताइए ना, नॉन प्रोडक्ट मैंने एक आरटीआई में प्रश्न किया था कि आप इनकम टैक्स तो लेते हैं और 4% एडुकेशन सेस भी लेते हैं उस पर, उस एडुकेशन सेस के पैसे का आप क्या उपयोग करते हैं? तो मुझे बताया गया कि वो पैसा मैंने दूसरे मद में चला जाता। मैंने आप सर टैक्स पेयर से एडुकेशन सेस के नाम में पैसा लेते हैं, लेकिन एडुकेशन पर उसका 10% भी खर्च नहीं किया जाता है। तो ये सब स्थिति जो होती है, ये अच्छे अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। ये हम लोगों की अर्थव्यवस्था में अभी घाटे की अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है। हमारा हर बार बजट घाटे का बजट होता है। क्यों? क्योंकि हम
प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कम करते हैं, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं। आप एमएलए एमपी को वेतन और पेंशन के मद में 33,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है हम लोगों का। ये हमने सुन के भी आश्चर्य, नॉन प्रोडक्टिव। हम पूछते हैं कि आप किसानों को 2,000 रुपया दे रहे हैं, यानी सिर्फ जो भी आपकी योजनाएं हैं सिर्फ टैक्स पेयर्स को या सब सिर्फ मतदाताओं को लुभाने के लिए और छोटा मोटा उसको फायदा देके उसको चाहते हैं कि वोट हमको दे। बस हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में हमारी सरकार हमको हमारी समस्या अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत गंभीरता से उस पर विचार नहीं कर रही है। वो ये इस बार के भी बजट में देखने को मिला, एक्सपोर्ट का डेटा पब्लिश किया गया लेकिन इंपोर्ट गायब हो गया। दूसरी चीज़, बजट की जो खामियां आती हैं, बजट में कभी भी इन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड का प्रोविज़न ही नहीं बताया कि अब मेरे पास पिछला सरप्लस क्या था और आगे का एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो क्या ये इकोनॉमिक्स के फार्मूले के अनुसार काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, बिजनेस सबसे बड़ी बात है, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है कि ब्राउट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड दोनों होना अनिवार्य है, तभी कोई भी अकाउंट सही होता है। मतलब जो बचा उसको आप अगले साल का नीचे, पिछले साल का 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है 1 अप्रैल का वो ओपनिंग बैलेंस होगा। ये तो सिंपल प्रिंसिपल है, इसमें कोई सोचने की बात। लेकिन इस बजट में ये सब नहीं देखा जा रहा है और ये हमारी समझ में ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है। इकोनॉमी के साथ हमारे जो तथाकथित मंत्री और सरकार है, या तो वो सरकार से कुछ छिपाना, जनता से कुछ छिपाना चाहती है, और जो बिल्कुल ही सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट जब तक नहीं होगी तब तक ना सरकार पर हम लोग सरकार को पर अंकुश रखना बिल्कुल ज़रूरी है। और अंकुश रखने के लिए जिसको हम लोगों ने भेजा है वो खुद हाथ उठाने वाला संसद में है, कुछ करते नहीं है ये लोग। हम लोग जनप्रतिनिधियों के चुनाव में गलती कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि वैसा होना चाहिए जो सरकार पर एक लगाम खींच सके, वैसा कोई लगाम खींचने वाले हम लोग नहीं चुन सके हैं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। जब चुनाव के समय लोगों को एक दलदल दिखाई देता है, सिर्फ दल सामने होता है, व्यक्ति दिखाई नहीं देता, उसका क्वालिफिकेशन दिखाई नहीं देता, अंगूठे छाप भी आईएएस को चलाने लगते हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य नहीं होगा तो क्या होगा? यही तो हमारी चुनावी पद्धति की यही तो कमी है। हम एक 100 मर्डर का केस उस पर है और उसको हम लोग वोट दे देते हैं। अभी तुरंत एमएलसी का चुनाव बिहार में हुआ है। किसी भी एमएलसी की जितने एमएलसी जीते हैं सब करोड़पति नहीं, अरबपति हैं। आज ही डाटा देख रहे थे, उसमें से 7 लोग अरबपति हैं। ये कंसेप्ट, एमएलसी का कंसेप्ट क्यों बना था संसद में? सर, मुझे तो लगता है कि ये राज्यसभा और विधान परिषद जो है वो पार्टियों का बैंक है। उसके आड़ में लोग पैसे वसूलते हैं और पैसे वालों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये देश हित में तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन की परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने इसलिए की कि वहाँ पढ़े लिखे समझदार बुद्धिमान लोग वहाँ जाएंगे। लेकिन अब वो बिल्कुल, अब तो वहाँ पर कितना पैसा है। अब आप सोच लीजिए कि जो आदमी 10 करोड़ और 20 करोड़ एक चुनाव में खर्चा करेगा, वो तो इस हिसाब से करेगा कि हमको 50 करोड़ कमावे हम, और 50 करोड़ कमाने के लिए 20 वो तो बिजनेस करता है। यहाँ तो यहाँ के लिए भी लोकतंत्र का मायना ही नहीं है। लोकतंत्र की ज़रूरत यहाँ अभी नहीं थी। अभी ये लोकतंत्र है कि 20 करोड़ में आप 20 करोड़ खर्च कीजिए और एमएलसी बन जाइए, 50 करोड़ खर्च कीजिए तो एमपी बन जाइए। ये कौन सा, ये तो बिल्कुल ये मजाक ऐसा लगता है। कुछ साधारण आदमी तो चुनावी पद्धति में भाग ही नहीं ले सकता है। जिसके पास कास्ट, क्रिमिनल और कास्ट, कैश और क्रिमिनल 3 C पर चुनाव है पूरा।
कास्ट आपके पास अगर है और आपके पास कैश और क्रिमिनल, 3 चीज हो तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। यही आज का कंसेप्ट हो गया है लेबर। भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्णों की परिकल्पना की थी। गीता में उन्होंने 4 वर्णों की बात की थी, लेकिन वर्तमान में इन 75 सालों में नेताओं ने 4 वर्णों को 44,000 जातियों में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये राष्ट्रहित में है? ये तो वोट की राजनीति है भाई। वोट आपको जात के नाम पर, आपको जगह, आपके स्थान के नाम पर, आपके कलर के नाम पर वोट, तो किसी तरह उसको वोट चाहिए। चाहे आपको बरगलाना पड़े, झूठ बोलना पड़े, आपको कुछ भी करके आपसे वो 5 साल के बाद ना भाई आप हिसाब लीजिएगा। 5 साल तो मस्ती करेगा वो, और मस्ती क्या करेगा उसके बाद? तो फिर उसको एक बार कोई जीत जाए तो जिंदगी भर के लिए वो अपना परिवार के लिए निश्चिंत हो गया। उसको पेंशन और क्या क्या सुविधा मिल। यहाँ तो ऐसे ऐसे नेता हैं जिनको 6 पेंशन मिलता है। हमारे रिकॉर्ड में है कि ऐसे ऐसे नेता हैं जिनको 6 पेंशन मिलता है। राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, यहाँ तक कि 74 आंदोलन वाला भी उनको मिलता है पेंशन। ये तो व्यवस्था है। नहीं तो सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बंद और नेताओं का पेंशन चालू, सुरसा के मुख की तरह बढ़ता चला जाता है। हाँ। आज एक डेटा पढ़ने को मिला, बिहार के एक मंत्री हैं, उनकी संपत्ति 300% का ग्रोथ किया है। इस व्यवस्था में यही संभव है। जब तक ये व्यवस्था पूरी नहीं होगी, पढ़े लिखे लोगों को इस चुनाव से कोई मतलब नहीं होता है। चुनाव में धांधलियां होनी अनिवार्य है। इस जब पैसे की सारी व्यवस्था होगी, साधारण लोग क्यों चुनाव में आएंगे? उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास संपर्क करने के लिए कुछ नहीं। वो खत्म हो गया। जब हमने एक नेता का नाम मैं लूँ, एक पूरनचंद नेता थे डाल्टनगंज से, उन्होंने कहा कि भाई मुझे वोट भी दो और नोट भी दो। तो जब उनका मतपत्र खोला गया तो मतपत्र के साथ 1-1 रुपये का नोट भी उनके नाम पर था। तो उस तरह के भी कुछ हैं लोग जिनको बिना पैसे का भी वो चुनाव जीत जाते थे। लेकिन अब तो ये सब दिवा स्वप्न, ऐसे लगता है कि कहानी है, कोई नानी दादी की कहानियां सुन रहे हैं कि बिना। अब 10-50 करोड़ का खर्च करेगा कोई आदमी MP होने के लिए, तो 100 करोड़ कमाने की बात सोचेगा वो। इस राष्ट्रहित की बात कहाँ करेगा? काहे का राष्ट्रहित? राष्ट्र उसके पास है कहाँ? राष्ट्र की परिकल्पना जो संविधान निर्माताओं ने की थी, वो परिकल्पना हो रह गई। कोई राष्ट्र नहीं होता है, बस स्वार्थ, अपने स्वार्थ की बात करता है। अब एक एक आदमी के पास अरबों की संपत्ति है। ये क्या है? इस व्यवस्था में अरबों की संपत्ति जिसके पास होगी, वो क्यों कानून आज के लिए कानून, उच्च वर्ग के लिए कोई कानून नहीं है, कानून उसका दास है, और छोटे लोगों के लिए कोई कानून नहीं। सारा जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए कानून है, उनके लिए संविधान है, सारा कुछ है। बड़े लोगों के लिए कोई कानून नहीं, जो चाहते हैं सो कर देते। नहीं, आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो आप दिवालिया हो जाइए, सब कुछ माफ हो जाएगा आपका। सर, अभी एक कोर्ट का डिसीजन आया है। पूरी दुनिया ने एक व्यक्ति को देखा जिसने एक खास कम्युनिटी को 10 मिनट में समाप्त करने की बात की और उसे बेल दे दिया गया। लेकिन वहीं एक हिंदू कम्युनिटी का व्यक्ति कुछ कहा तो उसे सीधे जेल में डाल दिया गया। यहाँ के साधु संतों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन एक खास वर्ग का खास व्यक्ति जेल नहीं जा सकता। ये कैसा कानून है? आप इस न्यायिक व्यवस्था की क्या बात करें? जज डरे हुए हैं क्या? न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आज एक बात बताइए कि प्रश्न उठता है ये कि जो आदमी कल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, परसों राज्यसभा में नॉमिनेट कर लिया गया। ये क्या? ये न्याय व्यवस्था का मजाक नहीं है। कल तक आप चीफ जस्टिस थे, परसों आपको राज्यपाल बना दिया गया। क्या है ये सब? ये न्यायिक व्यवस्था की कमी नहीं है तो क्या है? आपको
को कम से कम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको किसी पोस्ट पर नहीं आना चाहिए जीवन पर्यंत। ये ईमानदारी की बात होनी, कहाँ ईमानदारी की बात है? हमारी न्याय व्यवस्था बिकी हुई है, हमारी कार्यपालिका बिकी हुई है, मतलब हमारा सारा स्तंभ बिका हुआ है। चारों चौथा, तंत्र बर्बाद है। चारों तंत्र, हमारी पत्रकारिता बिकी हुई है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो अरबों की करोड़ों की संपत्ति उनके पास है। कहाँ से आई? कल तक वो इधर उधर थे और आज वो करोड़ों की संपत्ति उनके पास है। तो कि इस व्यवस्था में क्या बात करनी है इस चीज़ की? पत्रकारिता में न्यूज चलाने के लिए भी लोग पैसे लेते हैं। हाँ, और न्यूज़ चलाइएगा, और न्यूज़ चलाने के लिए आपका चेहरा दिखाने के लिए लोगों को पैसा दिया जाता है कि भाई हमारा चेहरा जरूर आना चाहिए। ये आपसे छिपी थोड़ी बात है। नहीं तो उस मामले में तो हम लोग थोड़ा सा मैं आपकी बात कभी नहीं करता हूं। मैं जिसको मेरी जो जानकारी है, पूरा तंत्र चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता में। आप देखिए, अखबार पढ़ के देखिए, कोई आदमी कांग्रेस का पूरा बड़ाई करने पर लगा हुआ है, कोई भाजपा को गाली दे रहा है। मतलब कोई, देखिए, एक न्यूज़ का ये प्रिंसिपल होता था, न्यूज़ एंड व्यूज़। अब न्यूज से ज़्यादा जो पत्रिकाएं न्यूज से ज़्यादा व्यूज़ करने लगे, वो पत्रकारिता का मानदंड सही नहीं होता है। व्यूज़ आप उस पर थोप नहीं सकते हैं पाठकों पर, लेकिन लोग क्या करते हैं, व्यूज़ को थोपते हैं। हर पत्रकारिता का एक मानदंड है। आज पूरा देखिए ना, कोई भी अखबार का सब लोग पूंजीपतियों के हाथ में है। आज एक भी अखबार का नाम बताइए जो पूंजीपतियों के हाथ में नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं है। सब लोग एडवर्टीजमेंट के लिए सरकार की चाकरी करते हैं। एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा, अगर वो सरकार के खिलाफ लिख दें, पढ़ दें, तो कल उनको एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा। इस डर से वो सरकार के खिलाफ लिखते नहीं है। तो ये अच्छी पत्रकारिता थोड़ी माने। लोकतंत्र में जो भी चीज़ें हैं, लोकतंत्र में ये सब मानी जाती है कि भाई एक स्वतंत्र पत्रकारिता होनी चाहिए। स्वतंत्र पत्रकारिता है कहाँ? आप कोई भी अखबार पढ़िए तो आप देख लीजिए, सरकार के खिलाफ लिखने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं है। सर, ये 75 साल कहने को सो कॉल्ड आज़ादी का हो गया। सो कॉल्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिस देश में अपनी भाषा, अपना संविधान, अपना कानून और अपनी शिक्षा न हो, वो कैसे स्वतंत्र हो सकता है? ये दुर्भाग्य नहीं है क्या कि हम लोग अपनी बात कोर्ट में कहने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है? ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? मैं अपनी बात, सर, केवल बात कहने की बात नहीं है। आज भी हम लोग कोर्ट में आईपीसी और सीआरपीसी का हवाला देते हैं जो अंग्रेजों ने बनाया। मुझे एक वाकया याद आ गया। एक सभा में हमारे साथ एक न्यायाधीश थे। उन्होंने एक बात कही कि मैं जब पटना हाई कोर्ट में जज था, तो एक जज साहब प्लीड जब कर रहे थे तो अंग्रेजी में वो पार्टी खड़ा है और उसके खिलाफ वो दलील दे रहे थे। मैंने कहा कि जज साहब, वकील साहब, आप क्या बोल रहे हैं? अरे आप तो इसके विपक्ष में बोल रहे हैं लेकिन अंग्रेजी दिए जा रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि अरे ये तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। बेचारा वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या है। तो कहा कि अपनी बात हिंदी में भी तो आप बोल सकते हैं, जो बात ये समझ में आए। तब उन्होंने कहा कि मैं हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, मैं हिंदी में नहीं बोल पाता हूँ। तो कहा कि भाई ये तो आप दुर्भाग्य है हमारे यहाँ। तो जहाँ अभी हमारे यहाँ क्या है कि अंग्रेजी बोलने वाले को ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। ये मेंटलिटी जो है हमारी, ये मेंटलिटी हमारी है, इसमें ये मेंटलिटी को ख़त्म करने में हम लोगों को बहुत दिन लगेगा, क्योंकि हम लोगों की गुलाम रहने की आदत है। मैंने एक जगह अभी कह दिया कि जो जैसे जैसे लोग हमारे यहाँ आए, जैसे मुग़ल आए तो मुग़लों ने उर्दू, न्याय की भाषा उर्दू और फारसी रखी। हमने अंग्रेज आए तो अंग्रेजी रखी, न्याय की भाषा। और मैंने उसमें कहा कि मुग़ल आक्रांता, तो
तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि मुगल आक्रांता नहीं थे। तो मैंने कहा कि वे मुगल आक्रांता नहीं थे तो यहाँ के तो मूलवासी नहीं थे, इन्होंने तो मूलवासी तो वो नहीं थे। और मुगल आक्रांता हम नहीं कहते हैं, सीबीएसई की सारी किताबों मुगल आक्रांता ही शब्द लिखा हुआ है। तो मुगल आक्रांता थे। तो भाषा के न्याय की भाषा हो या अपनी भाषा हो, हम लोग जो ये तथाकथित अंग्रेजी स्कूल हैं, यहीं से हम लोगों के बच्चों को अंग्रेजी के प्रति, अरे अंग्रेजी नहीं जानोगे तो पिछड़े रह जाओगे, ये मेंटलिटी। मैं कहता हूँ कि चीन में तो अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, जापान में अंग्रेजी, आज वहाँ मेडिकल की पढ़ाई वो आज हम लोगों से ज़्यादा अच्छा है। चीन में वहाँ की मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, जापान में मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सारी वहाँ की भाषाओं में पढ़ाया जाता है। और वहाँ का इंजीनियर, वहाँ का डॉक्टर बेटर डॉक्टर है। भाषाओं से कभी ज्ञान को नहीं तौली जा सकती। सर, अंग्रेजी और फारसी और उर्दू जो भाषाएं आई हैं, आज आई हैं, लेकिन इसके पहले सुषुप्त ने, चरक ने, भास्कराचार्य ने, बाणभट्ट ने जो पद्धतियां विकसित की थी, क्या वो अंग्रेजी में थी, जो इससे ज़्यादा डेवलप और एडवांस थी? आज भी अमेरिका और फ्रांस संस्कृत के वेदों का वो यहाँ वो अनुवाद करके वो खोज रहा है कि आखिर इन लोगों के पास क्या ऐसा था। आज भी संस्कृत को कंप्यूटर की सबसे अच्छी भाषा मानी जा रही है। आज हम भाषाओं के मामले पर हमारी जो आदि जननी है संस्कृत, जहाँ से सारे कई भाषाओं की वो जननी है। संस्कृत को अंग्रेज़ों ने सबसे पहले आके क्या किया कि यहाँ के जो माने गुरुकुल थे, जहाँ हम लोग, वो उसने पहला काम किया कि गुरुकुल को ख़त्म किया। मैंने यहाँ की शिक्षा पद्धति पर चोट करने का सबसे पहला काम किया अंग्रेज़ों ने कि यहाँ की शिक्षा पद्धति, यहाँ के संस्कार और सभ्यता को ख़त्म करो, तभी इस देश में को तुम गुलाम बना सकते हो। यही उसने किया। और वो गुलामी आज भी वो अंग्रेजी स्कूलों, जो तथाकथित अंग्रेजी स्कूल हैं, इन लोगों की पद्धतियाँ हमारे बच्चों को अपनी भाषा के प्रति माने सम्मान नहीं पैदा होने देता है, ये अंग्रेजी स्कूल। चूँकि हमारी भाषा, आज भी हम अपनी बात अपनी मातृभाषा में करेंगे तो सशक्त ढंग से कर सकते हैं। और सब में अनुवाद करके बोलना पड़ता है। मुझे हाई कोर्ट में बोलना पड़ता है या कई जगह अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, तो उसका अनुवाद करते हैं पहले, तब हम बोलते हैं। मातृभाषा में ऐसी बात नहीं होती है। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हमारी चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आपने, आशा है कि हमारे दर्शक आपके बातों से लाभान्वित होंगे और राष्ट्र हित में सोचेंगे कि राष्ट्र के लिए कम से कम नेताओं की चापलूसी ना करें, और मातृभाषा, अपनी भाषा ही सर्वश्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। धन्यवाद आपको, आपका और आपके चैनल को धन्यवाद।